जब भी बात आती है दक्षिण भारत के इतिहास की और ख़ास करके जो एस्पायरेंट्स नॉर्थ इंडिया से हैं, उनके लिए नाम याद करना, उन सब विषयों को याद करना और समझना एक बड़ी चुनौती होती है। इस वीडियो में मेरा प्रयास है दक्षिण भारत के इतिहास को आपको आसानी से समझाया जाए। 2 पार्ट में वीडियोज़ होगी जिसमें हम लोग आसानी से इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य ये 3 राजवंश होते हैं। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच ये 3 राजवंश बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं दक्षिण भारत में। संगम काल कहा जाता है इसे, जिसमें चेर, चोल और पांड्य है। और दूसरा दक्षिण भारत का इतिहास है 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच, जिसमें पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल राजवंश के बारे में बात है। चोल राजवंश की चर्चा यहाँ फिर से है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 900 ईस्वी के बाद फिर से चोल राजवंश पुनर्संगठित हुआ था और ये कार्यरत था। तो हम लोग शुरू करते हैं संगम काल को और आज हम लोग पढ़ेंगे चेर, चोल और पांड्य के बारे में। सबसे पहला फैक्ट है, दक्षिण भारत में पहली शताब्दी से दूसरी सदी के बीच की जो अवधि थी वो संगम काल कहलाती है। आप यहाँ भारत के मैप में भी देख पा रहे हैं, जो दक्षिण भारत का एकदम नीचे का हिस्सा है, यहीं पे चेर, चोल और पांड्य राज्य का प्रादुर्भाव और फलन फूलन हुआ। इनका जो विकास हुआ वो मदुरई के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण के तहत हुआ। संगम युग के दौरान प्रमुख 3 राजवंश हुए, जो है चेर, चोल और पांड्य। इन्हें ही हम लोग पढ़ेंगे। जो ये प्रमुख 3 राजवंश है, चेर, चोल और पांड्य है, इनके साक्ष्य की बात किया जाए तो साक्ष्य का जो मुख्य स्रोत है वो संगम काल के साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक संदर्भों में महत्वपूर्ण ढंग से इसे दर्शाया गया है। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस समय के साहित्यिक साक्ष्य भी हमें पढ़ने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले चेर राज्य देखते हैं। संगमकालीन ये जो राज्य हुए चेर, चोल और पांड्य, इसमें सबसे प्राचीन चेर राज्य ही है। ये वर्तमान के केरल और तमिलनाडु, साथ में मैप भी यहाँ पे है, आप समझते चलेंगे। तो वर्तमान में ये केरल और तमिलनाडु का हिस्सा है। वर्तमान का केरल और तमिलनाडु चेर राज्य का हिस्सा था। इसकी राजधानी कोरकई, जिसे वंजीपुर भी कहा जाता है, था। और चेर राजाओं में जो पहले शासक हुए वो उदयन जेराल थे। ये याद रखिएगा, एक उदयन पाटलिपुत्र वाले मिले थे और एक चेर है। चेर राज्य का पहला शासक उदयन जेराल थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था। ये तीनों राजा अपने अपने अलग अलग प्रतीक रखते थे और कई बार परीक्षा में इससे प्रश्न बन जाते हैं कि इनके प्रतीक क्या था। तो चेर राज्य के जो प्रतीक थे वो तीर धनुष थे। इस अवधि में तोंडी और मुसिरी ये है महत्वपूर्ण बंदरगाह। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सेनगुटवन एक राजा थे। इन्होंने सबसे पहली बार पत्नी पूजा प्रारंभ की थी, जिसे कंगनी पूजा के नाम से जाना जाता है, कंगनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो ये पत्नी पूजा को प्रारंभ करने वाले पहले थे सेनगुटवन। अधिक ईमान या फिर अधिगैमान अंजी, इन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की। यानी कि दक्षिण भारत में जो गन्ना का खेती प्रारंभ हो रहा है वो चेर राज्य में हो रहा है। और ये जो शासक है चेर राज्य के, ये दक्षिण से उत्तर की ओर भी अभियान करते हैं हिमालय की तरफ आने के लिए, और इस दौरान ये कई भारतीय शासकों को हराते भी हैं। दक्षिण भारत से चीन में एक राजदूत भेजा गया था। दक्षिण भारत से चीन में एक राजदूत भेजने वाले पहले शासक चेर ही थे। कुडक्को इंजेराल जो थे ये इनके अंतिम शासक थे, मीन्स चेर के अंतिम राजा थे कुडक्को इंजेराल ईर पोरई। कुडक्को इंजेराल ईर पोरई जो थे वो अंतिम चेर शासक थे। तो 3 शासक हम लोग को मिले, उदयन, इंजेराल और सेनगुटवन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं चोल राज्य। ये दक्षिण भारत का पूर्व वाला हिस्सा है। चोल राज्य यहाँ पे इसका उदय होता है। पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच स्थित है। ये जो चोल राज्य है ये पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच स्थित था।
संगम काल में चोल साम्राज्य तिरुचि जिले से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। वर्तमान का आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है यहां तक चोल राज्य फैले हुए थे। राजा करिकला जो थे वो चोल वंश के प्रमुख राजा थे, जिनका नाम राजा करिकला है। और आपको चोल राजवंश का जो चिन्ह है वो बाघ है। जैसे प्रतीक चिन्ह हम लोगों ने चेर में धनुष को देखा था, यहाँ बाघ है। चोल राजा एलारा ने श्रीलंका पर विजय भी प्राप्त की थी। ये याद रखिएगा, चोल के राजा थे एलारा, इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो ये हो गए चोल राज्य से जुड़े कुछ बेसिक से फैक्ट्स। इस वीडियो में हम लोग केवल बेसिक्स से कुछ फैक्ट्स को समझ रहे हैं, फिर हम लोग डिटेल्स में ये दक्षिण भारत को समझने का प्रयास करेंगे। करिकल हो गया चोल राजाओं का सबसे महत्वपूर्ण राजा है और बेनी के युद्ध में चेर और पांड्य सहित 11 राजाओं को हराया था करिकल ने। ये याद रखिएगा, बेनी का युद्ध होता है जिसमें चेर और पांड्य भी भाग लेते हैं। चोल की तरफ से राजा है करिकल जो इन लोगों को हराता है, और इसमें केवल इन दो को हराता है संगम काल से, बल्कि अन्य भी 11 राजाएं रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण लड़ाई है जो करिकल द्वारा लड़ी गई थी। उसने अपने शासन के दौरान व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया और जंगल से प्राप्त भूमि के लिए कावेरी नदी के पास सिंचाई के टैंक द्वारा खेती के लिए पानी उपलब्ध कराया था। जंगल से जो भूमि प्राप्त हुआ था उसमें खेती कैसे हो, इसके लिए कावेरी नदी से टैंक के द्वारा सिंचाई करके पानी उपलब्ध कराया था खेतों को। तो करिकल इसलिए महत्वपूर्ण है, करिकल से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। चोल राजाओं में सबसे प्रमुख राजा करिकल रहे हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे राज्य की तरफ और पांड्य राजवंश का कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। और जैसे ये बेसिक हमारा कंप्लीट होगा फिर हम लोग डिटेल्स में एक वीडियो लेकर के आएंगे दक्षिण भारत के ऊपर। पांड्यों ने समकालीन तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र पर शासन किया। ये याद रखिएगा, पांड्य जो थे वो तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र पे थे। यहाँ आप मैप में देख पा रहे हैं। मदुरई पांड्य राजवंश की राजधानी बनी। मदुरई जो थी वो पांड्य राजवंश की राजधानी बनी और इनका प्रतीक चिन्ह रहा मछली। तो 3 प्रतीक चीज हम लोगों ने देखा है, चेर का धनुष, चोल का बाघ और पांड्य का मछली। ये याद रखिएगा। पांड्य राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो मछली था। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में संगम काल जो है वो राजतंत्रात्मक रहा है और राजा का जो पद था वो वंशानुगत होता था। मीन्स राजा का लड़का राजा बनेगा, ऐसा सिस्टम था। न्याय व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च अधिकारी भी राजा ही होता था। याद रखिएगा, न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव था, ये देखने को मिलता था। इस समय समाज में वर्ण व्यवस्था था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, साथ में व्यापार भी होता था। लेकिन अगर मुख्य पूछे तो वो कृषि ही माना जाएगा। तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि है, इसके अलावा व्यापार भी होता था। और आपको दक्षिण भारत की जब बात आती है तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स में कुछ और चीज़ें जो उत्तर भारत में इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण होती है, वो देख लिया जाए। जैसे कि कुछ प्रथा, इस समय पशु बलि की प्रथा भी प्रचलित थी। ये मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है आपको। अगले वीडियो में हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल के बारे में जानेंगे। आसानी से समझाने का प्रयास होगा और फिर हम लोग एक डिटेल्स वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमसे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर इंपॉर्टेंट वीडियो।